कक्षा 11th के भैयाओं, चलिए आज हम अपने उस पाइथन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग का चैप्टर चल रहा था इंट्रोडक्शन टू पाइथन। चलिए हम पाइथन में आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है पाइथन आईडीई। आईडी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। यह एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जहां हम किसी लैंग्वेज के प्रोग्राम को लिख सकते हैं, उसे हम सेव कर सकते हैं, उसे हम प्रिंट कर सकते हैं, उसे हम कंपाइल करा सकते हैं, उसे हम रन करा सकते हैं। यह एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जो किसी लैंग्वेज से एसोसिएटेड होता है, जहां हम प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं, प्रोग्राम लिखना, प्रोग्राम को सेव करना, प्रोग्राम को कंपाइल कराना, प्रोग्राम को रन कराना, ये सारे काम आईडी में होते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर को आईडी बोला जाता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इस तरह के एप्लीकेशन के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। लिखने के लिए अलग कंपोनेंट होता है, प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए अलग कंपोनेंट होता है, रन कराने के लिए अलग कंपोनेंट होता है। अगर हमारे प्रोग्राम में किसी तरह की दिक्कत आ गई है, जैसे हम प्रोग्राम बनाए हैं और हमें डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो हमें अपने प्रोग्राम को ट्रेस करना होता है। तो हम लाइन बाय लाइन ट्रेस करते हैं, अपने प्रोग्राम को डिबग करते हैं और डिबग के माध्यम से हम अपने प्रोग्राम को ठीक करते हैं। जो पाइथन का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, जहां हम अपने प्रोग्राम को डेवलप करेंगे, उस सॉफ्टवेयर का नाम आइडल है, IDLE। आइडल इज द ऑफिशियल IDE, यानी कि आइडल एक सॉफ्टवेयर है जो पाइथन का IDE है। आइडल में हमें वो सारे विकल्प मिलते हैं जो हमारे डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं। हम प्रोग्राम लिख सकते हैं, प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं, प्रोग्राम को प्रिंट करा सकते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल करा सकते हैं, प्रोग्राम को रन करा सकते हैं, प्रोग्राम को डिबग कर सकते हैं, हम किसी एरर को ट्रेस कर सकते हैं, एक्सेट्रा। वी कैन डेवलप द पाइथन प्रोग्राम इन आइडल। यह आइडल पाइथन का ऑफिशियल IDE है। पाइथन का ऑफिशियल यह सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम पाइथन के प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। इस सॉफ्टवेयर का नाम है आइडल। हम इस आइडल को पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट www.python.org, ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसी वेबसाइट में /डाउनलोड लिख देंगे तो सीधे डाउनलोड पेज खुल जाएगा। वहां से हम अपने पाइथन के लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो 3.8 चल रहा है। अगर आपको प्रीवियस वर्जन भी चाहिए तो वहीं से आप प्रीवियस वर्जन चूज करके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के फ्रेमवर्क के अनुसार 32 बिट या 64 बिट के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रोग्राम बना सकते हैं। जब हम python.org से अपने रिलेटेड वर्जन को इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो आइडल सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है और आइडल के माध्यम से हम प्रोग्राम का डेवलपमेंट कर सकते हैं। वी कैन राइट द स्क्रिप्ट, compile the script, run the script and all other function related to the development are performed through idle। ID किसी भी लैंग्वेज का एक सॉफ्टवेयर होता है। जैसे जावा का ID अलग आता है, C का ID अलग आता है, C++ का ID अलग आता है, उसी तरह से पाइथन का भी ID अलग आता है। और पाइथन का जो ID है उसका नाम ही है आइडल। आइडल एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम अपने पाइथन के प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ आइडल। आइडल कितने मोड प्रोवाइड करता है? तो आइडल 2 मोड प्रोवाइड करता है। पहला इंटरैक्टिव मोड और दूसरा स्क्रिप्ट मोड। जैसे भी हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ते हैं, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स 2 प्रकार के होते हैं, मेनली 2 प्रकार के होते हैं। वैसे ट्रांसलेटर तो 3 प्रकार के हम लोगों को कक्षा 9th में पढ़ाया गया है या पीछे पढ़ाया गया है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। असेंबलर तो असेंबली लैंग्वेज के लिए होता है। कोई भी लैंग्वेज या तो कंपाइलर होती है या इंटरप्रेटर होती है, दोनों में से कोई एक ही कोई लैंग्वेज होती है। जैसे C कंपाइलर है, C++ कंपाइलर है, जावा कंपाइलर है, बेसिक इंटरप्रेटर है, फोर्ट्रान कंपाइलर है, कोबोल कंपाइलर है। मोस्टली जितने भी लैंग्वेजेज आते हैं वो कंपाइलर आते हैं। बहुत कम ऐसे लैंग्वेजेज होते हैं जो कि इंटरप्रेटर आते हैं। लेकिन पाइथन
पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है जो इंटरप्रेटर भी है और कंपाइलर भी है। हमें दोनों वर्जन मिलते हैं पाइथन में। हम किसी कमांड को इंटरप्रेट भी करा सकते हैं और हम किसी प्रोग्राम को कंपाइल भी करा सकते हैं। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंपाइलर भी है और इंटरप्रेटर भी है। मोस्टली जितने भी लैंग्वेजेस होती हैं वो या तो कंपाइलर होती हैं या इंटरप्रेटर होती हैं। जावा भी एक लैंग्वेज आई थी जो 2 मोड सपोर्ट करती थी। जावा भी कंपाइलर होता है और इंटरप्रेटर होता है। उसी तरह से पाइथन भी कंपाइलर होता है और इंटरप्रेटर होता है। तो जो पहला मोड है इंटरैक्टिव मोड, यह इंटरैक्टिव मोड इंटरप्रेटर होता है और स्क्रिप्ट मोड कंपाइलर होता है। इंटरैक्टिव मोड में हमें तुरंत रिजल्ट मिलते हैं और स्क्रिप्ट मोड में जो हम पूरा प्रोग्राम लिखते हैं वो एक साथ हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट होती है, देन ऑब्जेक्ट फाइल बनता है और ऑब्जेक्ट फाइल के माध्यम से हमें आउटपुट मिलता है। चलते हैं दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। इंटरैक्टिव मोड इंटरप्रेटर मोड होता है। यहाँ जो भी हम पाइथन में कमांड देंगे उसका तुरंत हमें पाइथन के प्रॉम्प्ट पर रिजल्ट मिलेगा। इन दिस मोड वी कैन गेट द इमीडिएट रिजल्ट। अगर हमें किसी स्टेटमेंट का तुरंत रिजल्ट चाहिए तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे उसका रिजल्ट आ जाएगा, फिर दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे उसका रिजल्ट आ जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट लिखेंगे तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। जैसे आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा है कि इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन होता है, उसी तरह से इंटरैक्टिव मोड पाइथन के इंटरैक्टिव मोड में लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट ट्रांसलेट होते हैं। जैसे कोई स्टेटमेंट देंगे उसका रिजल्ट तुरंत आ जाएगा। दिस मोड इंटरप्रेटर मोड आवर स्टेटमेंट विल बी ट्रांसलेटेड एंड आउटपुट विल बी ऑब्टेन्ड। जैसे ही कोई कमांड देंगे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरा मोड है स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मतलब होता है लिखना। यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को लिखते हैं। किसी विशेष काम को करने के लिए जो हम किसी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं उसे हम प्रोग्राम बोलते हैं। प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। किसी विशेष काम को करने के लिए कंप्यूटर को जो निर्देशों का समूह देते हैं उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। हमारे प्रोग्राम में एक साथ बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं और वह एक साथ ट्रांसलेट होकर के एक ऑब्जेक्ट फाइल बनाते हैं और आउटपुट देते हैं। जैसा कि आप लोगों ने कंपाइलर में पढ़ा है कि कंपाइलर हमारे पूरे प्रोग्राम को एक साथ हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, देन रिजल्ट देता है। कंपाइलर मोड में जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो एक साथ कंपाइल होता है और हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट होता है और एक नई फाइल बनती है ऑब्जेक्ट फाइल। उस ऑब्जेक्ट फाइल द्वारा हमें रिजल्ट मिलता है। जो प्रोग्राम लिखते हैं उससे रिजल्ट नहीं मिलता है। हालांकि इंटरप्रेटर मोड में हमें अपने सोर्स से ही रिजल्ट मिल जाता है। In this mode we can write the program. All the statement of our program will be compiled and object file will be created. एक ऑब्जेक्ट फाइल बनती है और हम उस ऑब्जेक्ट फाइल द्वारा रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं। आइए हम आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले चलते हैं और आइडल को खोल करके आपको दोनों मोड दिखाते हैं। हमने आइडल को पिन करके रखा है अपने टास्क बार पर। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुलेगी और जिसमें प्रॉम्प्ट आएगा, यह 3 सिंबल आएगा और यहाँ पर अगर हम किसी स्टेटमेंट को लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा x = 10 और इंटर दबाएंगे तो x का मान 10 हो जाएगा। अगर हमें x का मान देखना है कि कितना है तो हम लिखेंगे प्रिंट और ब्रैकेट में देंगे वेरिएबल का नाम, तो x का मान प्रिंट हो जाएगा। x का मान 10 प्रिंट हो गया। तो जो > आता है यही पाइथन का प्रॉम्प्ट होता है, जहां हम किसी स्टेटमेंट को देते हैं और वहां से हमें इमीडिएट रिजल्ट मिलता है। यही अगर हमें स्क्रिप्ट मोड में चलना होगा तो फाइल मेनू में जाएंगे और न्यू फाइल ऑप्शन चूज करेंगे तो एक विंडो खुल जाएगी और यहाँ पर जितने स्टेटमेंट को लिखना होगा हम एक साथ सारे स्टेटमेंट को लिख देंगे, देन कंपाइल कराएंगे और रन कराएंगे। हालांकि डाटा टाइप आगे आएगा। हम पहला टोकन पढ़ते हैं वेरिएबल। वेरिएबल की डेफिनेशन है कि ए वेरिएबल इज द नेम ऑफ लोकेशन ऑफ मेमोरी वेयर वी स्टोर द डाटा। वेरिएबल कंप्यूटर की मेमोरी का वो लोकेशन होता है जहां पर हम डाटा स्टोर करते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त और वहां पर हम किसी डाटा को स्टोर करते हैं।
कंप्यूटर एक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस है जो कि डाटा पर ही काम करता है। तो जितने भी लैंग्वेजेस होती हैं वो डाटा को प्रोसेस करती हैं। उस डाटा को हम कंप्यूटर की किसी मेमोरी लोकेशन पर रखते हैं और अपने प्रोग्राम में उस वेरिएबल या उसके एलाइस नेम या उसके उपनाम द्वारा हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मान लीजिए कि x बराबर 10 लिखा गया है, तो 10 कंप्यूटर की किसी मेमोरी लोकेशन पर जाकर के स्टोर होगा। यह 10 हमारे कंप्यूटर की मेमोरी लोकेशन पर जाकर के स्टोर होगा। कोई भी डाटा कंप्यूटर की मेमोरी के किसी लोकेशन पर स्टोर होता है और उसे हम पहचानने के लिए एक उसका नाम देते हैं, एलाइस नेम देते हैं, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पर इस स्टेटमेंट में x एक वेरिएबल है और जहाँ पर हम उस x वेरिएबल में 10 स्टोर कर रहे हैं। हालांकि 10 जाएगा कंप्यूटर के किसी मेमोरी पर। मेमोरी का लोकेशन न्यूमेरिक होता है और जो भी डाटा स्टोर होता है वह मेमोरी के लोकेशन पर जाता है और मेमोरी का लोकेशन जो सम एड्रेस होता है, जैसे कि मान लीजिए कि 1024, अगर हमने 10 स्टोर किया है तो सपोज करिए कि मेमोरी का लोकेशन 1024 पर जाकर के 10 स्टोर हुआ है और हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से उस 1024 को x से आइडेंटिफाई करेंगे। जब भी कोई नया वेरिएबल बनता है तो जिस मेमोरी लोकेशन पर बनता है वह सम एड्रेस होता है, इवन पे नहीं बनता है। जैसे कि 1024 पे बनेगा, 25 पे नहीं बनेगा, 26 पे बन जाएगा, क्योंकि 1026 एक इवन नंबर है। आड मेमोरी एड्रेस पर कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं होता है। हालांकि वो कंटिन्यूअस मेमोरी लेगा तो एक 24, 25, 26, 27, 28 ले लेगा, लेकिन नया जब वेरिएबल बनता है वह मेमोरी के सम एड्रेस पे बनता है। तो सपोज करिए कि कंप्यूटर की मेमोरी 1024 में 10 को स्टोर किया गया है और उस लोकेशन को हम अपने प्रोग्राम द्वारा x द्वारा आइडेंटिफाई करेंगे। वेरिएबल आर रिजर्व मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यू। मेमोरी के लोकेशन पर जहां हम डाटा को स्टोर करते हैं और उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए जिस वेरिएबल यानी कि आइडेंटिफायर का यूज करते हैं वह वेरिएबल होता है। ए वेरिएबल हैज ए नेम। किसी भी वेरिएबल का एक नाम होता है, उसमें स्टोर करने वाली वैल्यू होती है और वो वैल्यू किस प्रकार की है यह होता है। x एक वेरिएबल का नाम है, इसमें जो वैल्यू स्टोर किया जा रहा है वो 10 है और 10 एक इंटीजर वैल्यू है। जितने भी वेरिएबल होते हैं उनके अपने नाम होंगे, उसमें स्टोर करने वाली एक वैल्यू होगी और वो वैल्यू किस प्रकार की है उसका टाइप होता है। यहाँ जो 10 है वह एक इंटीजर वैल्यू है। ऐसे वैल्यू जिसके प्रिसीजन्स नहीं होते, जिसके फ्रैक्शन नहीं होते हैं, यह इंटीग्रल होल नंबर होता है जिसका यूज हम काउंटिंग के लिए करते हैं। जैसे रोल नंबर हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया, नंबर ऑफ बुक्स हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। ऐसे नंबर पूर्णांक होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होते हैं और इन्हें हम इंटीजर कहते हैं। एन इंटीजर इज एन इंटीग्रल होल नंबर विच इज यूज्ड फॉर काउंटिंग। तो जितने भी वेरिएबल होंगे उनके अपने नाम होंगे, उसमें किस तरह की वैल्यू आ रही है, टाइप ऑफ वैल्यू होगा और वो वैल्यू किस प्रकार की है, इंटीजर है कि फ्लोट है कि कैरेक्टर है, यह उसका टाइप भी होगा। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ किताब में एक एग्जाम्पल दिया है जहाँ लिखा है x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू x प्लस वाई, z इक्वल टू z प्लस 1, x इक्वल टू y, y इक्वल टू 5 एंड देन तीनों को प्रिंट कराया गया है। इस प्रोग्राम पर थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग की किताब में दिया था, उसी को हमने लिखा है और इसको हम थोड़ा सा ड्राई रन कराते हैं। पहला स्टेटमेंट है x इक्वल टू 3, तो x का मान 3 हो गया। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है y इक्वल टू 4 यानी कि y का मान 4 हो गया। z इक्वल टू x प्लस वाई यानी कि x का मान 3 है और y का मान 4 है, तो z का मान हो गया 4 धन 3 यानी कि 7। अगले स्टेटमेंट पे लिखा गया है z इक्वल टू z प्लस 1, z का मान 7 था, यहाँ z इक्वल टू z प्लस 1, तो जो पहला z है वो नई वैल्यू है, इक्वल टू के बाद z वाला पुराना वैल्यू है प्लस 1, तो z का मान पुराना 7 है, 7 में 1 जुड़ेगा तो 7 धन 1 8 हो जाएगा और z का मान 8 हो जाएगा। क्लास 10 में आपको पढ़ाया गया होगा कि कंप्यूटर में अगर किसी वेरिएबल के वैल्यू को बढ़ाना है तो इसी तरह से हम बढ़ाते हैं। हालांकि मैथमेटिक्स में यह
राइट कैंसिलेशन लॉस से यह स्टेटमेंट गलत है, लेकिन यह स्टेटमेंट कंप्यूटर में सही है। पहला जेड नया वैल्यू, दूसरा जेड पुरानी वैल्यू और +1, तो पुराना वैल्यू है 7, 7 + 1 8, अब जेड का नया मान हो गया 8। x = y, y का मान 4 है तो x का मान अब 4 हो जाएगा और y का मान 5 हो गया, तो y का मान 4 हो चुका है, y का मान 5 हो चुका है और z का मान 8 हो चुका है। जब हम प्रिंट कराएंगे तो जो रिजल्ट डिस्प्ले होगा 4, 5 और 8। आप भी इसको डिबग करेंगे और समझेंगे कि कैसे डाटा फ्लो हो रही है किसी वेरिएबल में और कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। किसी भी वेरिएबल के नाम को रखने के लिए कुछ नियम बने हैं, उन नियम के बारे में हमें पढ़ना है। और जब भी हम किसी वैल्यू को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करेंगे और उसका एलाइस नेम देंगे तो इस नेमिंग रूल को हमें ओबे करना होगा, फॉलो करना होगा। पहला है, वेरिएबल के नाम में स्मॉल a से z कोई भी कैरेक्टर हो सकते हैं, कैपिटल A से Z कोई कैरेक्टर हो सकते हैं, नंबर 0 से 9 के बीच का कोई नंबर या कोई संख्या हो सकता है और एक सिंबल यूज हो सकता है अंडरस्कोर। जब भी हम नाम बनाएंगे तो स्मॉल a to z, कैपिटल A to Z, नंबर 0 to 9 के बीच के किसी नंबर या कोई इनके कॉम्बिनेशन से किसी नंबर या अंडरस्कोर सिंबल का नाम रखने में हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है, वेरिएबल नेम शुड नॉट बी बिगिन विथ डिजिट। अगर हम किसी वेरिएबल का नाम रखते हैं और नाम में 0 to 9 का कोई सिंबल दे सकते हैं या इनके सिंबल से बना हुआ कोई नंबर दे सकते हैं, लेकिन वेरिएबल का नाम इन नंबर द्वारा शुरू नहीं होगा। शुरू तो होगा अल्फाबेट से या अंडरस्कोर से शुरू होगा, नंबर आने हैं तो बाद में आएंगे, स्टार्ट नहीं होगा 0 to 9 के किसी सिंबल से या किसी नंबर से। तीसरा जो नियम है, इट शुड नॉट बी एक कीवर्ड। जितने भी लैंग्वेजेस होती हैं उनके अपने कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, उन शब्दों का प्रयोग हमें वेरिएबल के नाम में रखने के लिए नहीं करना है। जैसे 10th में आप लोगों ने इनपुट पढ़ा था, प्रिंट पढ़ा था, इफ पढ़ा था, फॉर पढ़ा था, व्हाइल पढ़ा था। ऐसे शब्द जिसका पाइथन में कुछ स्पेशल मीनिंग होती है, उन शब्दों को वेरिएबल का नाम रखने में हमें बचना, उनका प्रयोग ही नहीं करना है। जैसे किसी वेरिएबल का नाम हम प्रिंट नहीं रख सकते, फॉर नहीं रख सकते, व्हाइल नहीं रख सकते, इफ नहीं रख सकते, एल्स नहीं रख सकते, इफ नहीं रख सकते। ऐसे पूरे कैरेक्टर सेट हैं, हमें कीवर्ड में पढ़ना होगा कि कौन कौन से रिजर्व वर्ड या कीवर्ड होते हैं पाइथन के, और उन शब्दों का प्रयोग हमें अपने वेरिएबल के नाम में प्रयोग नहीं करना है। अगला है, इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ। जब वेरिएबल का नाम रखेंगे तो पाइथन में बाउंडेशन नहीं है कि इतने कैरेक्टर का होना चाहिए। जैसे आप लोग अपनी लॉगिन का पासवर्ड सेट करते हैं तो इंस्ट्रक्शन होता है कि 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, अल्फाबेट होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, एक अपर होना चाहिए, एक लोअर होना चाहिए, एक सिंबल होना चाहिए। तो यहाँ पर नाम रखने का कोई लिमिट नहीं है, आप जितना लंबा या जितना छोटा चाहे नाम रख सकते हैं। वेरिएबल नेम कैनॉट कंटेन स्पेस। जब हम वेरिएबल का नाम रखेंगे तो बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहला जो नेमिंग रूल है उसमें तो ये सारे हो सकते हैं लेकिन स्पेस नहीं हो सकते। अल्फाबेट A to Z हो सकता है, कैपिटल A to Z हो सकता है, 0 to 9 हो सकता है और अंडरस्कोर हो सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, यानी कि वेरिएबल के नाम में हम स्पेस नहीं रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि वेरिएबल का नाम देते हैं स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट एक शब्द हो गया और नेम एक शब्द हो गया। अगर स्टूडेंट नेम लिखते हैं तो बीच में स्पेस आएगा तो वो हमारा वेरिएबल इनवैलिड हो जाएगा। अगर आपके वेरिएबल में एक से अधिक वर्ड आ रहे हैं तो उसको आप अंडरस्कोर से ज्वाइन कर लीजिए या लगातार लिख दीजिए स्टूडेंट नेम, तो एक ही शब्द हो जाएगा और वह वैलिड होगा। आइए कुछ वेरिएबल पर अगला है केस सेंसिटिव। पाइथन में जितने भी वेरिएबल होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट नेम आपने स्मॉल में लिखा, या मान लीजिए कि स्टूडेंट नेम आप कैपिटल में लिख देते हैं या एस कैपिटल कर देते हैं बाकी स्मॉल कर देते हैं, एस कैपिटल कर दिया और एन कैपिटल कर दिया बाकी स्मॉल कर दिए, तो सारे तो स्टूडेंट नेम है, लेकिन यह
केस सेंसिटिव होता है, अपर और लोअर को अलग अलग ट्रीट करता है। अगर आपने नेम लिखा, अगर आपने कैपिटल एन कर दिया और नेम लिखा, या आपने एन ए एम और ई कैपिटल कर दिया, तो यह पाइथन इन सारे वेरिएबल को अलग अलग समझेगा। जैसे आप लोग HTML की प्रोग्रामिंग 10th में करते थे, तो HTML और उसके जो एलिमेंट होते थे उनको अपर लोअर में लिख सकते थे, सभी एक ट्रीट होते थे। लेकिन यहाँ यह सारे अलग अलग ट्रीट होंगे। आइए यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं और इसको हम डिस्कस करते हैं कि इसमें से कौन सा वेरिएबल सही है। जैसे पहला है ट्राई। ट्राई एक पाइथन का रिजर्व वर्ड है और हम इस ट्राई और कैच ब्लॉक के थ्रू किसी एक्सेप्शन को कॉट करते हैं। अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन या अपवाद अराइज हो रहा है तो उसके लिए एक स्टेटमेंट आता है ट्राई एंड कैच। तो ट्राई एक पाइथन का रिजर्व वर्ड है, इसलिए ट्राई वाला पहला जो वेरिएबल है वो गलत है। दूसरा है 1 2 3। अभी हमने पढ़ा कि वेरिएबल का नाम डिजिट से नहीं शुरू होगा, यह डिजिट से शुरू हो रहा है, तो यहाँ ये गलत है। और 1 2 3 और हेलो के बीच में स्पेस है, इसलिए दूसरा वेरिएबल का नाम गलत है। तीसरा है ABC@D। तो जो हम लोग नेमिंग का पहला रूल पढ़े हैं उसके अनुसार हम केवल अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, अन्य किसी सिंबल का यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे @ सिंबल यूज हुआ है, इसलिए ये भी गलत है। और चौथा है सम। सम हमारे नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करता है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर जो 4 वेरिएबल के नाम दिए गए हैं उसमें से ABC गलत है और D सही है। तो हम लोग का पाइथन चैप्टर चल रहा है और पाइथन के चैप्टर में यह दूसरा लेक्चर है। अभी यह पाइथन काफी लंबा चलेगा, तो आप लोग ध्यान से सारे वीडियो को देख करके अपनी पढ़ाई जारी रखें।